नमस्कार। मेरे साथ जो बैठी हुई हैं परिचय की मोहताज नहीं है और फोगाट नाम जब हम लेते हैं तो पूरा देश जानता है कि फोगाट फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये देश की पहली महिला मल्ल फैमिली है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। और अब मेरे साथ हैं बबीता फोगाट। बबीता फोगाट अब राजनीति में आ चुकी हैं और वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा हेक्टिक शेड्यूल के साथ प्रचार कर रही हैं। तो आज मेरी इनसे मुलाकात हो रही है मुजफ्फरनगर में और बात करेंगे। पहले तो मैं बबीता जी आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपकी जो पांचों बहनें हैं उनके बारे में हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, अभी सब किस स्टेटस में है, कौन क्या क्या कर रही है, सब लोग जानना चाहते हैं। मेरी से जो छोटी बहन है वो उसने एमएमए ज्वाइन कर लिया है, मिक्स मार्शल आर्ट कर रही है। नाम भी बताते रहे। रितु फोगाट। और बाकी की चारों पांचों बहनें मेरी रेसलिंग कर रही हैं। गीता का एक बेटा है अर्जुन, जो सबसे बड़ी हैं, जो सबसे मेरे से बड़ी है। जी जी। दूसरे नंबर की मैं हूँ। तो वो अभी बेटा होने के बाद दोबारा से वापसी की है। अभी गोंडा के अंदर नेशनल हुआ था, सीनियर नेशनल रेसलिंग का, उसके अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और जो छोटे वाली बहन है संगीता, उन्होंने भी गोल्ड जीता था वहाँ गोंडा नेशनल के अंदर। तो सारी की सारी रेसलिंग में हैं और मेरे को छोड़कर मैं अभी राजनीति में आ गई। आपके राजनीति में आने का फैसला ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ले लिया, इसकी वजह क्या रही? देखिए, बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते। मेरा परिवार हमेशा से जुड़ा रहा है और बचपन से एक सोच थी कि समाज को अगर कुछ बदलना है, कुछ नया देना है, तो आपका ये एक रास्ता है कि इसके माध्यम से आप सब कुछ मतलब अगर जो चाहे, जैसे कुछ भी अगर समाज में चेंज करना है तो ये एक प्लेटफार्म जो मैं कहूँगी वो है। और दूसरा मेरा आने का मेन मकसद ये था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कामों से बहुत प्रभावित थी, उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थी। जो हमारी खुद की एक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, तो हमारी विचारधारा सेम मिलती मुझे लगी और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करती हूँ। अच्छा, आपके बारे में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि आपने बड़ी तेज़ी से राइज़ किया है। देखिए, आपने तुरंत बीजेपी ज्वाइन करी, आपको फिर उसके बाद हरियाणा में चुनाव लड़ने का विधानसभा मौका मिला। मेरे ख्याल में दादरी सीट से आपने, है ना, चरखी दादरी से आपने चुनाव लड़ा। जी जी जी। और अब उसके बाद युवा मोर्चे में आपको एकदम से सक्रिय कर दिया गया है। यूपी के चुनाव में आप कैंपेन कर रही हैं। तो अभी आप हरियाणा की राजनीति में उसी तरह से एक्टिव रहेंगी या फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आपको हम देखेंगे? देखिए, हरियाणा की राजनीति में भी मैं एक्टिव हूँ। आप चरखी दादरी में देखिए, मैं हफ्ते में 2-3 बार मैं जाती रहती हूँ। वहाँ पे लोगों के बीच में जनसंपर्क रहता है, जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनका निवारण करते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाते हैं। जो भी आम जन की जो समस्या होती है, चाहे पानी की हो, चाहे वो रोडों की हो, या फिर कोई और स्कूल की हो, कॉलेज की हो, या फिर स्वास्थ्य के प्रति हो, किसी भी तरह की समस्या होती है तो लोगों के बीच में जाती हूँ और लोगों से संपर्क करती हूँ। उनके घर चाय पानी पी के आती हूँ, खाना भी खाती हूँ और उनके बीच में हमेशा रहती हूँ। अभी उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाने के बाद, क्योंकि चुनावी क्षेत्र है तो ओबियसली यहाँ पे ज़्यादा टाइम मैं दे रही हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, ईमानदारी से उसका निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। अच्छा, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में आपके अलावा योगेश्वर दत्त फेमस पहलवान है, सब लोग जानते हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। क्या हरियाणा के लोगों को पहलवान पसंद नहीं आते? क्यों एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने? क्या इसका रीज़न मानती हैं आप? आपका भी चुनाव आप नहीं जीत पाई, योगेश्वर 2 चुनाव हार गए हैं वहाँ पे, क्या लगा आपको इसका? देखिए, इसका मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा सा हटके करते हैं, अगर जब हमने पहलवानी स्टार्ट की थी तब भी लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, और जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो पहला मैच भी हम नहीं जीते थे। तो ये तो जीवन का हिस्सा है। आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और निरंतर जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठ के मेहनत करोगे तो निश्चय ही जिस दिन आपकी जीत होगी उसी दिन लोग आपके साथ होंगे। अच्छा, एक आपको व्यस्तता है इसलिए फटाफट मैं निपटा देता हूँ बात। आप आमिर खान से आप लास्ट टाइम कब मिली थी? लास्ट टाइम आई थिंक 2017 या 18 में। क्योंकि आमिर खान की फिल्म दंगल ने आपके परिवार को घर घर में एक हाउस होल्ड एक नेम बना दिया। ये आप मानती हैं कि जो
खेलों का आपका करियर था, वो ठीक है, खेलों में उपलब्धि थी आपकी, लेकिन उस उपलब्धि को घर घर तक पहुंचा देना, इसका क्रेडिट उनको जाता है। कभी आमिर खान की पर्सनल लाइफ को लेके आप कुछ सोचती हैं? अभी चर्चा है कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तो अभी इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो घर घर तक पहुंचाना वो हमारा खुद का एक रोल है। उसमें गीता फोगाट और बबीता फोगाट, महावीर सिंह फोगाट की कहानी है, तो उसी कहानी ने ही घर घर पहुंचाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने घर घर पहुंचाया है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें हमारी सोच में डिफरेंट है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है, तो हमें देखना चाहिए। और ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी विचारणीय है, जो आपने बताया कि उन्होंने तीसरी शादी की। थोड़ा नहीं, आप क्या आपको पता है कि उन्होंने तीसरी शादी की है, ये एक रूमर है? बिल्कुल पता है, और ये तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये विचारणीय और सोच का विषय है। आप किस ओर जा रहे हैं, किस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और शादी भी देखिए जिससे की है, मैंने सुना है कि वो ऋतु का रोल जिन्होंने प्ले किया था, फातिमा सना शेख, उनसे शायद की है शादी। ऋतु का नहीं, गीता का रोल निभाया था। गीता का, सॉरी, हम दोनों बहनों का ही था। हाँ, उसमें गीता और बबीता, तो गीता का जिन्होंने रोल निभाया था, तो उनके साथ की है। और ये बड़ा ही विचारणीय और आपको बुलाया था क्या शादी में उन्होंने, या गुपचुप कर ली शादी है? देखिए, हमें तो क्यों बुलाएंगे जी, हमें तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन नहीं, ये भी आपको मैं बताऊं कि ये भी एक एक्सक्लूसिव खबर है, और इस पे केवल र्यूमर है कि उन्होंने फातिमा से शादी की है। अभी तक कंफर्म उन्होंने अपने स्तर से नहीं किया है इस बात को। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि न तो देखिए कंफर्म हमें पता है, लेकिन जो तलाक का है वो हमें पता है कि तलाक उनका हो गया है। तो उस चीज़ को देखते हुए तभी तो मैं कह रही हूँ कि हम महिलाओं को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। देश समाज हमें एक आइकॉन मानता है, तो हम समाज को क्या दे रहे हैं। उसी तरह का चरित्र भी पेश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चरित्र भी पेश करना चाहिए। और जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, हम उन उम्मीदों के अगर खरा ना उतर पाएँ तो कम से कम उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आप व्यस्त हैं, और आपको शुभकामनाएं, आपके सभी फ्रंट पर जो आप काम कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।